नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज 25 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के मतलब न्यायपालिका से, जहां न्यायपालिका इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रबल में है। न्यायपालिका पर चारों ओर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जज साहब लोग कितने बड़े फैसले कैसे ले रहे हैं। जहां हाल फिलहाल में राष्ट्रपति के ऊपर 3 महीने का बाउंडेशन करना, इसके अलावा कई ऐसे फैसले हैं वक्फ बोर्ड को लेकर के तुरंत सुनवाई कर लेना, और कई ऐसे फैसले हैं जो आज सवालों के घेरे में हैं। इस बीच उपराष्ट्रपति का भी ये बयान, जहां उन्होंने कहा कि सेक्शन 142 जो है, अनुच्छेद 142 जो है, वो एक तरह से एक न्यूक्लियर बम की तरह हो गया है, जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है कार्यपालिका यानी संसद पर, और संसद के फैसलों को पलटने के लिए ये बड़ा हथियार के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। और उसके बाद इन सबके बीच में जब एक याचिका पहुंचती है ममता बनर्जी की, और ममता बनर्जी की याचिका कोर्ट में पहुंचती है, तो उस समय आने वाले समय में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई हैं, वो कहते हैं कि इस वक्त वो ममता बनर्जी सरकार को लेकर किसी को आदेश नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो साहब, इसी सब चीज के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां एनजेएसी, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, जी हां, जिसको लेकर के आपको ज्ञात होगा 2015 में मोदी सरकार एक कानून लेके आई थी एनजेएसी, जिसका काम था कि जजों की अपॉइंटमेंट करना, जिसके लिए एनजेएसी मेंबर्स को वहां पर अपॉइंट करती, और वो जो कॉलेजियम सिस्टम है, जो कॉलेजियम के तहत जज ही जज को चुनते हैं, वो सिस्टम खत्म किया था। लेकिन जज साहब ने उस सिस्टम को महज चंद घंटों में ध्वस्त कर दिया और कहा एनजेएसी नहीं होगा, क्योंकि इनके पास सेक्शन 142 है, जिसे मैंने कहा, उपराष्ट्रपति ने कहा था सेक्शन 142 है। सेक्शन 142 के तहत आपको बार बार मैं याद दिलाता हूं, इसमें भी याद दिलाऊंगा, सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 कहता है कि अगर जज साहब को ये लगता है कि कोई भी मामला जो उनके कोर्ट में चल रहा है, उसमें भले एक पार्टी के पास सबूत है, बिना है, सब कुछ है, साक्ष्य है, लेकिन जज साहब को लगता है कि दूसरी पार्टी बेगुनाह है या दूसरी पार्टी के पक्ष में फैसला सुना दिया जाए, तो सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 का इस्तेमाल करके वो जज साहब उस दूसरे व्यक्ति को, भले उसके पास साक्ष्य नहीं है, उसको दोष मुक्त कर सकते हैं, और वो पूरे भारतवर्ष में वो फैसला लागू होगा। दूसरा व्यक्ति कुछ भी कहता रहे, उसका सुनवाई नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो हमारे कानून में, हमारे संविधान में बाबा साहब भीम अम्बेडकर ने बनाया था, उस समय तो कितनी बड़ी गलती कैसे हो गई। तो मैं इतनी बड़ी गलती के बता दूं कैसे हो गई, उसके बाद बताते हैं आपको, इस पूरे मामले पर आते हैं, तब आपको भ्रष्टाचार का आखिरकार हाईकोर्ट ने कैसे पलटा है, लोअर कोर्ट का फैसला, जज साहब भ्रष्टाचारी थे, क्या कुछ थे, और कैसे पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया, और न्यायपालिका की कलई साफ तौर पर खोल रहा है। तो मैंने बताया जैसा अभी की भ्रष्टाचार के मामले में, हम आपकी जगह जो किसी के ऊपर केस अगर है सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 के तहत, उसको पलटा जा सकता है। असल में जब ये कानून बनाया गया था तो सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 इसलिए रखा गया था क्योंकि ये कानून विद जो जानकार थे, कानून बनाने वाले थे, उनको ये लगा कि कल को बाई चांस, क्योंकि जज एक ऐसे कुर्सी पर बैठे हैं जहां वो किसी धर्म, किसी जात के नहीं होते, तो वो ऐसा फैसला लेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पे हमने बार बार बताया कि आपको सलमान खान का केस ले लीजिए। सलमान खान गाड़ी चला रहे थे, गरीब फुटपाथ पर सो रहे थे, गाड़ी गरीब के पैरों पर चढ़ती है, टूटती है, मरते हैं कई लोग। अब ऐसे में मामला जब कोर्ट में आता है कि सलमान खान पावरफुल व्यक्ति हैं, वो सबूतों के साथ खेल सकते हैं, सबूतों को गलत साक्ष्य पेश कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगर ऐसे मामले संज्ञान में आते हैं, तो क्योंकि दूसरी तरफ गरीब था, तो जज साहब को लगता है कि आगे वाली पार्टी बहुत बलवान है और वो साक्ष्यों के साथ खेल रही है और गलत साक्ष्य को सही फैक्ट यहां पर बताकर पेश कर रही है, तो ऐसे मामलों में जज साहब गरीब की सुने, उन साक्ष्यों को दरकिनार करके सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 का इस्तेमाल करके गरीब के न्याय दिया जाए। तो संविधान में गलती नहीं थी, लेकिन उनको क्या पता था न्यायपालिका में जब ये कानून इसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसका इस्तेमाल राम मंदिर के फैसले में 5 एकड़ मस्जिद बनाने के लिए दे दिया जाएगा सेक्शन 142 का इस्तेमाल करके। राष्ट्रपति पर को निर्देशित करने के लिए सेक्शन 142 का इस्तेमाल कर दिया जाएगा।
बड़ी बड़ी कंपनियों को जो कि भोपाल गैस कांड में शामिल थी, उन कंपनियों को, बल्कि गरीब उसमें मारे गए थे भोपाल गैस कांड में, उन कंपनियों को छोड़ दिया गया, राहत दी गई थी। भ्रष्टाचारियों को राहत दी जा रही है। अब सोचिए, बिना किसी पैसे के दी गई हो सेक्शन 142 का इस्तेमाल करके। और तो और बोफोर्स घोटाले में राजीव गांधी जिसमें थे, उसमें एक आरोपी को सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 का इस्तेमाल करके आरोप मुक्त कर दिया गया था। अब सोचिए, संविधानकर्ताओं ने क्या सोचा होगा, जो संविधान बनाया था, और इन लोगों ने क्या कर डाला अब संविधान बनाने के बाद। अब आपके सामने है सारा कच्चा चिट्ठा। तो ये है सच्चाई हमारे न्यायपालिका की। अब लिए चलते हैं हम आपको उस मामले की तरफ। असल में मामला है ये मध्य प्रदेश का, जहां पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक सिविल जज को बर्खास्तगी को बरकरार रखा है। अब सोचिए, जज साहब ने क्या किया गया था कि उनको बर्खास्त किया गया। जज साहब का नाम था महेंद्र सिंह ताराम। महेंद्र सिंह ताराम ने, अब जब वो जज साहब थे क्योंकि बर्खास्त हो गए थे, तो जज साहब ने क्या किया, 3 मामले में आरोपियों को बरी कर दिया, बिना किसी लिखित आदेश के बरी कर दिया। 2 कार्रवाइयां स्थगित कर दी। और यह मामला तब संज्ञान में आया जब हाईकोर्ट की विजिलेंस टीम वहां पहुंची, वहां देख रही थी, तो उस मामला संज्ञान में आया कि भाई ये जज साहब जो ताराम हैं, इन्होंने तो फैसला ही नहीं लिखा और बरी कर दिया आरोपी को। किसी आरोपी को कोई जज साहब क्यों बरी करेंगे? सोचिए, दिमाग लगाइए। क्या पैसा उनके घर पर पहुंच चुका था, या परोक्ष अप्रोक्ष रूप से उनकी पत्नी की पेंटिंग खरीद ली गई थी उन आरोपियों को द्वारा कई करोड़ों में? समझ रहे आप बात में क्या करना चाह रहा हूं? पेंटिंग की कोई कीमत नहीं होती है। जितना व्यक्ति पैसा दे दे, वो पैसा, कहते हैं भाई हम पेंटिंग ये बड़ी अच्छी लगी इसलिए हमने उसको 5 करोड़ 10 करोड़ में खरीद लिया। राड़ा का कहानी है जो प्रियंका वाड्रा ने खरीदी थी। प्रियंका वाड्रा की पेंटिंग राड़ा ने खरीदी थी। यस कपूर जो यस बैंक के मालिक थे। तो कुछ इसी प्रकार का केस शायद यहां भी हुआ हो, क्योंकि आखिरकार 3 जजों को बरी किया गया। मैं आपकी जगह 3 केसेज में जज ने बरी किया। तो ये जब मामला हुआ तो साहब क्या हुआ, अब जब सुनवाई चल रही थी इसको लेकर को, जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विनय कुमार जैन जो हाईकोर्ट के थे, उन्होंने कहा कि ये गंभीर पेशेवर कदाचार माना उसको, और उनको दोषी करार रखे, उनको क्या किया, उनको बर्खास्तगी उनकी उचित ठहरा दी। अब सोचिए, उनको सिर्फ बर्खास्त किया गया। अब यही, क्योंकि जब किसी का पूरा आरोप लगता है तो दूसरे आरोप को भी, थोड़ा आरोपियों को भी खोल देता, कहता भैया उनके केस में ऐसा हुआ था। तो जब इनको बर्खास्त किया महेंद्र सिंह ताराम को, महेंद्र सिंह ताराम ने कहा देखिए मुझे तो बर्खास्त कर दिया, लेकिन ऐसे ही केस में एक और केस है जहां पर जज को 3 साल बाद उनकी सैलरी नहीं दी गई, 3 साल बाद उनको फिर से ज्वाइन करा लिया गया। लेकिन महेंद्र सिंह ताराम को 2013 में, इन्होंने 2013 में ही इनको सस्पेंड किया गया था। तो आप समझ सकते हैं, अब ये कह रहे थे कि मुझे इनकी ड्यूटी को रिस्टोर कर दिया जाए, लेकिन इनको बर्खास्त रखा गया। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई बर्खास्त तो कर दिया गया, कोर्ट ने कार्रवाई तो कर दी, अब क्या? अब यही सवाल खड़ा होता, अब क्या? क्या कोई भी जज साहब, इनको बर्खास्त सिर्फ किया गया, 3 आरोपी जो बरी किए गए 3 केस में, क्या उन परिवारों को जिसके अगेंस्ट में फैसला आया, क्या उन परिवारों को झटका नहीं लगा होगा? क्या उन परिवारों को उस वक्त क्या हुआ होगा? क्या वो पैसा लेकर के उन्होंने कार्रवाई की थी, क्या उसकी जांच किसी सीबीआई, ईडी या किसी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा क्यों नहीं की जाती? जज ही जज के फैसले लेंगे। मेरा ये खबर आपको लग रहा होगा बहुत छोटी सी है, खबर छोटी सी नहीं है साहब। यही हमारे घर जो है न्यायपालिका की कलई खोलता है। अगर ये आम जनमानस कहीं होता और कहीं इस प्रकार से होता तो उसको
भ्रष्टाचार के आरोप में, करप्शन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता, कि उसने रिश्वत ली, पैसे बरामद हुए तो उसको जेल में डाल दिया जाता, सरकारी न हो। लेकिन जज साहब लोग के ऊपर क्या हुआ? सिर्फ बर्खास्तगी। सवाल समझते आप क्या है? सब 75 सालों में कौन सा ऐसा क्या खा के बैठे हुए हैं जज साहब लोग कि इनके ऊपर कोई कार्यवाही, इनको, ये लोग भ्रष्ट है ही नहीं। जज साहब ने फैसला लिख दिया। जज साहब कहते क्योंकि मैंने फैसला इसलिए लिखा कि मेरे पर परिवार का बड़ा प्रेशर था, परिवार के प्रेशर के नाते उन्होंने 3 लोगों को बरी कर दिया और 2 मामले को बिना सुनवाई का स्थगित कर दिया, क्योंकि घर का प्रेशर था। अब सोचिए, घर के प्रेशर के नाते बरी किसी को कोई क्यों कर देगा भाई? समझ सकते हैं आप इसके पीछे की कहानी क्या होगी? जस्टिस वर्मा, जिसके घर में अभी 15 करोड़ मिले थे, जिसको अभी हाई कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा गया। आप समझ सकते हैं क्या हुआ। तो साहब, खेल बहुत लंबा है और इसके पीछे का बड़ा षड्यंत्रकारी चीजें हैं। एनजेएसी, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, 2015 में मोदी सरकार लाई थी, इसी वजह से ध्वस्त किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि मेरे पर कोई बॉस बैठ गया तो कल को हम कलेजियम से तू मेरे बेटे को जज बना, मैं तेरे बेटे को जज बनाऊंगा। ये आरोप जो लगते हैं उस आरोप वाकई में जब कमेटी आ जाएगी तो पता चल जाएगा कि कितने जज इसमें एलिजिबल हैं, कितने इनएलिजिबल हैं। तो ये पूरा कच्चा चिट्ठा अब सबके सामने है। आप समझ सकते हैं कि इस मामले में क्या हुआ होगा। जज पे सिर्फ बर्खास्तगी की ही कार्रवाई क्यों हुई? क्यों उसे गिरफ्तार नहीं किया गया? इतना बड़ा क्यों इसको वादा दे रखा है कि अगर कोई किसी को बर्खास्त करना हो तो वो जाके संसद में उसके लिए महाभियोग लाया जाए, ये लाया जाए, वो लाया जाए, फलाना लाया जाए, धमका लाया जाएगा, तब FIR होगी, तब जांच होगी और तब तक पूरा मामला टाइम फिस हो जाए। आप सभी से आज चाहेंगे, आप सभी जो आवाज उठाइए, न्यायपालिका में इस तरह से चीजें हैं तो उसको हमें सबके सामने लेकर आना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल नहीं कर सकते, न्यायपालिका के फैसलों पर सवाल नहीं खड़े कर सकते, न्यायपालिका के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर सकते हैं, भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े कर सकते हैं। और आप सभी सवाल खड़े करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके अपने हित मित्रों तक पहुंचा दीजिए। बने रहिए न्यूज़ 24/7 के साथ और हाँ, वीडियो को लाइक करके जरूर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।